हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इंपोर्ट कोटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आज हम देखेंगे कि यूपीएससी ने इंपोर्ट कोटा से रिलेटेड इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के प्रीवियस ईयर पेपर्स में क्या-क्या क्वेश्चंस पूछे हैं। लेट्स सी। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें दिखता है इस टॉपिक से रिलेटेड, दैट इज 2005 के अंदर पूछा गया है, एग्जामिन द इफेक्ट्स ऑफ कोटा एंड टैरिफ ऑन टर्म्स ऑफ ट्रेड, डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ कोटा ओवर टैरिफ इन द प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट। और 2018 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, a quota on import and an equal import tariff are equivalent in a competitive market but not under monopoly। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि डायरेक्टली यूपीएससी ने आप लोगों से कोटा के बारे में नहीं पूछा। यूपीएससी क्या आपसे पूछ रहा है, कोटा एंड टेरिफ दोनों का कहीं ना कहीं कंपैरिजन पूछ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में यूपीएससी क्या पूछ रहा है, यूपीएससी की डिमांड क्या है, इफेक्ट हमें बताना है कोटा एंड टेरिफ का, बट किस पे बताना है, ऑन द टर्म्स ऑफ ट्रेड पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे हमें क्या पता होना चाहिए, हमें कोटा के बारे में पता होना चाहिए, हमें टेरिफ के बारे में पता होना चाहिए, और साथ में हमें किसके बारे में पता होना चाहिए, हमें टर्म्स ऑफ ट्रेड के बारे में भी पता होना चाहिए। और यहाँ पे ही इसी के साथ एक क्वेश्चन कंबाइन किया गया है, दैट इज डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ कोटा ओवर टेरिफ इन द प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, अगर यूपीएससी यहाँ पे एडवांटेजेस पूछ सकता है तो आप लोगों को कहीं ना कहीं लिमिटेशंस ऑफ कोटा भी पता होना चाहिए, लिमिटेशंस ऑफ टेरिफ भी पता होना चाहिए, एडवांटेजेस ऑफ टेरिफ भी पता होना चाहिए इन द प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट। तो आप लोग देखिए कि क्वेश्चन जब भी हम लोग देखेंगे यूपीएससी क्या क्या पूछ रहा है, हम लोगों को क्या क्या पता होना चाहिए, और इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस भी आप लोग अपने बेसिस पे तैयार करिए। ठीक है, यूज गूगल, यूज योर बुक्स, ताकि आप लोगों को जब एग्जाम में लिखना हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं आए। फिर इसी के साथ एक और क्वेश्चन जो 2018 का हमने देखा वो क्या है, वहां पे भी अ कोटा एंड एन इक्वल इंपोर्ट टैरिफ, दोनों में यहाँ पे भी किसकी बात की गई है, कोटा और इंपोर्ट टैरिफ की। यहाँ पे यूपीएससी ने फिर से आपसे ये नहीं पूछा कि डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ कोटा, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ टैरिफ, जैसे हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस पे। तो हम लोग वहां क्या देखते थे, हम वहां पे देखते हैं इफेक्ट ऑफ कोटा, इफेक्ट ऑफ टैरिफ, बट यहाँ पे भी अगर आप लोग एनालाइज करेंगे, यहाँ पे भी एग्जामिनर की डिमांड क्या है, कोटा और टैरिफ का कहीं ना कहीं कंपैरिजन की बात की जा रही है, या कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट की बात तो की जा रही है, बट इफेक्ट अंडर पार्शियल इक्विलिब्रियम डायरेक्टली नहीं वो पूछा जा रहा। क्वेश्चन क्या है, इफेक्ट ऑफ कोटा एंड टैरिफ ऑन टर्म्स ऑफ ट्रेड। ठीक है, तो आप लोगों को सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए कोटा एंड टैरिफ के बारे में, टर्म्स ऑफ ट्रेड के बारे में, एंड कॉम्पिटिटिव मार्केट और मोनोपोली के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और जिन लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, नॉर्मली तो आप लोगों ने सबने ही पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, तो आप लोगों को मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर कॉम्पिटिटिव मार्केट और मोनोपोली के बारे में भी पता होगा। तो यहाँ पे आपको उन सब कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करके आंसर लिखना है। तो यहाँ पे अब आप सब देखिए देखिए हमने किसकी बात करनी है, हमने कोटा एंड टैरिफ के बारे में बात करनी है, हमने टर्म्स एंड और टर्म्स ऑफ ट्रेड के बारे में बात करनी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे तो पता चल गया कि हमें क्या पता होना चाहिए, कोटा, टैरिफ एंड टर्म्स ऑफ ट्रेड के बारे में। अगर आप कोटा के बारे में बात करें तो कोटा आप लोगों को पता है कि कोटा क्या होता है। कोटा की जब भी बात की जाती है तो ये क्या है, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जहां पे गवर्नमेंट क्या करती है, एक डायरेक्ट लिमिटेशन लगाती है कि आप कितना अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इट इज अ डायरेक्ट लिमिटेशन, किस पे है, ऑन द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द इंपोर्टेड कॉमोडिटी। लेकिन टैरिफ के बारे में जब हम बात करते हैं, टैरिफ कोई भी डायरेक्ट लिमिटेशन नहीं है। टैरिफ क्या करेगी, गवर्नमेंट क्या करेगी, टैरिफ के टाइम एक टैक्स लगाया जाता है, एक ड्यूटी लगाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा टैरिफ में। वो टैक्स या ड्यूटी की जब भी हम बात करते हैं, वो टैक्स या ड्यूटी क्या है, प्राइस पे लगता है, प्राइस ऑफ द इंपोर्टेड कॉमोडिटी। फॉर एग्जांपल, जब हम टैरिफ की बात करते हैं, हम क्या बोलते हैं, अगर कोई कॉमोडिटी, इंपोर्टेड कॉमोडिटी का प्राइस था 500 और गवर्नमेंट बोल रही है कि
एक यूनिट पे मैं क्या करूंगी, मैं 20 रुपीज क्या लगा रही हूँ, टैरिफ। तो टैरिफ किस पे लग रहा है, ऑन द प्राइस पे। तो यहाँ पे टैरिफ क्या है, टैरिफ में हमें ये नहीं बताया जाता कि कितना कितना आप इंपोर्ट कर सकते हो। टैरिफ क्या है, टैरिफ में हम बात करते हैं प्राइस राइज की। बट कोटा की जब भी बात करेंगे तो कोटा में आपको क्या पता चल रहा है, कोटा क्या है, कोटा में डायरेक्ट लिमिटेशन है ऑन द क्वांटिटी इंपोर्टेड। कि यहाँ पे गवर्नमेंट बोल सकती है कि कोटा के अंदर कि हम क्या करेंगे, हमें 500 यूनिट्स ही आपको अलाउ करेंगे किसी कमोडिटी का इंपोर्ट करने के लिए। बट जब टैरिफ की बात करेगी गवर्नमेंट, यहाँ पे कोई भी इस तरीके से नहीं बोला जाएगा कि आप दिस मच ऑफ क्वांटिटी ही इंपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे क्या होगा, गवर्नमेंट बोलेगी कि अगर आप एक पेन इंपोर्ट कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो हम क्या करेंगे, हम आपसे 20 रुपए क्या करेंगे, टैरिफ इंपोज करेंगे ऑन दैट पर्टिकुलर कमोडिटी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया, और टैक्स की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे प्राइस राइज हो गया। बट यहाँ पे याद रखना, कोटा के अंदर हम क्वांटिटी रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, बट टैरिफ में गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली क्या कर रही है, डायरेक्टली आपके ऊपर कोई भी क्वांटिटी पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रही है, इट इज जस्ट अ टैक्स। क्लियर। अब बात आती है टर्म्स ऑफ ट्रेड की। देखिए, टर्म्स ऑफ ट्रेड जिन लोगों को पता है और जिन लोगों को नहीं भी पता है, तो प्लीज आप लोग टर्म्स ऑफ ट्रेड के ऊपर सेपरेट लेक्चर है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। तो आप लोग टर्म्स ऑफ ट्रेड की क्लास भी देखिए, कोटा की क्लास का आपको भी लिंक अलग से प्रोवाइड किया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वो भी देखिए। एंड टैरिफ के लिए भी आप लोगों को एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा अंडर द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप वो भी प्लीज देखिए। आप टर्म्स ऑफ ट्रेड का आपको अगर रफ आइडिया की बात करें तो टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है, हमने क्या किया, दिस इज आवर इंपोर्ट। ठीक है, जो 500 यूनिट्स हम ले रहे हैं, कंट्री के अंदर आ रहा है, दैट इज इंपोर्ट। तो यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, इंपोर्ट प्राइस की एंड एक्सपोर्ट प्राइस की। बेसिकली हम टर्म्स ऑफ ट्रेड पे बात क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि हमें क्या करना है, हमें इंपोर्ट भी करना है एंड एक्सपोर्ट भी करना है। जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ प्राइस पे कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें वो पैसा कहाँ से मिलेगा इंपोर्ट्स के लिए, हम लोग जब एक्सपोर्ट्स सप्लाई कर रहे हैं तो वहां से जो हम अर्निंग ले रहे हैं, अर्निंग अर्न कर रहे हैं, और इंपोर्ट के टाइम हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट के टाइम हम पे कर रहे हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट के टाइम हम लोग अर्न कर रहे हैं एंड इंपोर्ट के टाइम हम लोग क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। तो अगर आप चाहे अर्न कर रहे हैं चाहे पे कर रहे हैं, तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे हम बात करेंगे प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स की एंड यहाँ पे बात करते हैं प्राइस ऑफ इंपोर्ट की। तो हम यहाँ पे बात करते हैं जब हमारी कंट्री से कमोडिटी गई, दैट इज एक्सपोर्टेड। तो कितना क्वांटिटी हमारी कंट्री से गया, डिवाइडेड बाय कितनी कमोडिटी हमने रिसीव किया। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे रेशियो ऑफ क्वांटिटी इंपोर्टेड एंड क्वांटिटी एक्सपोर्टेड, रेशियो ऑफ क्वांटिटी इंपोर्टेड डिवाइडेड बाय क्वांटिटी एक्सपोर्टेड। और देखिए, क्वांटिटी इंपोर्ट जब हम कर रहे हैं, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम प्राइस पे कर रहे हैं। ठीक है, प्राइस ऑफ इंपोर्ट इज टू प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट। लेकिन हम लोग जब टर्म्स ऑफ ट्रेड की बात करेंगे तो आप लोगों को फॉर्मूला क्या पता होना चाहिए, क्वांटिटी इंपोर्टेड डिवाइडेड बाय क्वांटिटी एक्सपोर्टेड। एक फॉर्मूला ये होता है, दूसरा फॉर्मूला क्या है, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट। क्योंकि अगर आप दोनों फॉर्मूला को ध्यान से देखेंगे तो क्वांटिटी इंपोर्टेड हमारी कंट्री पे इंपोर्ट आएगा, अंदर क्या आया, इंपोर्ट आया, और प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट अर्न, ये भी हमारी कंट्री के अंदर आया, जो हमारी कंट्री में आएगा दैट इज हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम न्यूमिनेटर में वही ले रहे हैं। ठीक है, तो क्वांटिटी इंपोर्टेड डिवाइडेड बाय क्वांटिटी एक्सपोर्टेड और प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ इंपोर्ट। तो आप लोगों को क्या पता चला, जब हम टर्म्स ऑफ ट्रेड की बात कर रहे हैं, बेसिकली ये क्या है, एक रेशो है, किसका रेशो है, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स का टू द प्राइस ऑफ इंपोर्ट। क्लियर। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका मॉडल आंसर देखेंगे अब हम। ठीक है, क्वेश्चन एक बार वापस से पढ़ लीजिए, एग्जामिन द इफेक्ट्स ऑफ कोटा एंड टैरिफ ऑन टर्म्स ऑफ ट्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम इफेक्ट ऑफ कोटा को देखेंगे ऑन टर्म्स ऑफ ट्रेड, देन हम लोग क्या करेंगे, इफेक्ट ऑफ टैरिफ को देखेंगे ऑन टर्म्स ऑफ ट्रेड, फिर पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरे पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, एडवांटेज को डिस्कस करेंगे ऑफ कोटा ओवर टैरिफ इन द प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट।
हमने थोड़े दिन पहले एक क्लास पढ़ी थी, 2-3 दिन पहले, लास्ट क्लास है जो, दैट इज ऑन द टॉपिक मिसलर पैराडॉक्स। हम इसी चीज को यूज करके इफेक्ट ऑफ टेरिफ ऑन टर्म्स ऑफ ट्रेड देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, जो हम ऑफर कर्व टेक्निक वाली डायग्राम बनाते हैं नॉर्मली, वही हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। और जिन लोगों को इस डायग्राम में क्लैरिटी ना हो, तो प्लीज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड पे एक टॉपिक है, उसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वो टॉपिक प्लीज देखिए। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, हमने बोला कि हमारे पास दो कंट्रीज है ए एंड बी। ओ ए क्या है, ऑफर कर्व है किसकी, कंट्री ए की, एंड ओ बी क्या है, ऑफर कर्व है कंट्री बी की। क्लियर। एक्स एक्सिस हमारा क्या बता रहा है, एक्स एक्सिस हमारा बता रहा है कंट्री ए एक्सपोर्टेबल और कंट्री बी इज इंपोर्टेबल, और वाई एक्सिस हमारा क्या बता रहा है, कंट्री ए इज इंपोर्टेबल और कंट्री बी इज एक्सपोर्टेबल। हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, दो कंट्रीज ट्रेड कर रही है अंडर फ्री ट्रेड, उनका जो टर्म्स ऑफ ट्रेड पॉइंट है, जो उनका पॉइंट ऑफ एक्सचेंज है, वो क्या है, दैट इज पॉइंट 1। ठीक है, पॉइंट ऑफ एक्सचेंज अंडर फ्री ट्रेड क्या है, पॉइंट 1, जहां पे वो क्या ट्रेड कर रहे हैं, जहां पे वो OX1 कॉमोडिटी एक्सपोर्ट कर रहे हैं एंड OM1 कॉमोडिटी क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। एम आई क्लियर। तो हम लोगों ने क्या बोला, जब क्वांटिटी एक्सपोर्ट किया दैट इज OX1 डिवाइडेड बाय क्वांटिटी इंपोर्टेड। ठीक है, क्वांटिटी एक्सपोर्टेड डिवाइडेड बाय क्वांटिटी इंपोर्टेड। ठीक है, और ठीक है, इसको भी छोड़िए, जो हमारा फॉर्मूला है हम उस पे आते हैं। क्वांटिटी इंपोर्टेड डिवाइडेड बाय क्वांटिटी एक्सपोर्टेड। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हमें क्या बताता है, दिस इज टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये हमारे टर्म्स ऑफ ट्रेड है अंडर द फ्री ट्रेड कंडीशन, फ्री ट्रेड इक्विलिब्रियम। हम जब ट्रेड कर रहे हैं एट पॉइंट 1 पे, एट दैट टाइम हमारा जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो क्या है, दैट इज OM1 डिवाइडेड बाय OX1। हमने क्या करना है, हमने टैरिफ की बात करनी है। हमने बोला अब हमने क्या करना है, हमने टैरिफ इंपोज करना है। जब भी टैरिफ इंपोज किया जाता है तो क्या होगा, या तो आपके टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव करेंगे, या क्या होगा, टर्म्स ऑफ ट्रेड डिटेरियोरेट करेंगे। तो अगर आप लोगों को लास्ट क्लास याद हो, दैट इज ऑन द टॉपिक मिसलर पैराडॉक्स। मिसलर पैराडॉक्स में क्या हम बोलते थे कि वहां पे, क्योंकि पहले हमने स्टॉल्पर सेम्युलेशन पढ़ा था एंड देन हमने मिसलर पैराडॉक्स पढ़ा था, हम वहां पे बोलते थे कि जब भी टैरिफ लगेगा, टैरिफ लगने की वजह से होता क्या है, टैरिफ लगने की वजह से जो आपका प्राइस ऑफ इंपोर्ट है वो बढ़ेगा। स्टॉल्पर सेम्युलेशन यही बोलता था। ठीक है, और इसको मैं ये भी लिख देती हूँ। ठीक है, तो स्टॉल्पर सेम्युलेशन बोलता था कि जब भी आपका टैरिफ लगेगा, टैरिफ लगने से हम सबको पता है प्राइस ऑफ क्या होगा, इंपोर्ट बढ़ेगा, और अल्टीमेटली वहां पे वो बात की जाती है कि टर्म्स ऑफ ट्रेड आपके क्या होंगे, डिटेरियोरेट होंगे। ये जिन लोगों को पूरा नहीं प्रोसीजर समझ, तो प्लीज मिसलर पैराडॉक्स वाली क्लास देखिए। तो स्टॉल्पर सेम्युलेशन ने बोला कि टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होने वाले हैं, डिटेरियोरेट होने वाले हैं, अकॉर्डिंग टू स्टॉल्पर सेम्युलेशन। क्योंकि उन्होंने क्यों बोला था टर्म्स ऑफ ट्रेड डिटेरियोरेट होंगे, उन्होंने कहा था कि जब भी क्या होता है, जब भी टैरिफ इंपोज करते हैं, टैरिफ इंपोजिशन से क्या होता है, प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स बढ़ता है। प्राइस ऑफ इंपोर्ट बढ़ने की वजह से क्या हुआ था, डोमेस्टिक इंडस्ट्री के अंदर क्या होगा कि प्रोड्यूसर को लगेगा कि प्राइस ऑफ इंपोर्ट बढ़ रहे हैं, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, हमें इंपोर्टेबल की प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहिए। तो इंपोर्टेबल की जब प्रोडक्शन को बढ़ाना स्टार्ट किया उन्होंने, तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो हमारा एक्सपोर्टेबल वाला कमोडिटी है, हम कहीं ना कहीं उसकी प्रोडक्शन को कम करेंगे, और वहां से क्या होता था, रिलीज होते थे रिसोर्सेज। ठीक है, और अल्टीमेटली क्या होता है, अकॉर्डिंग टू स्टॉल्पर सेम्युलेशन, जो आपका स्केर्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जो कहां पे यूज होता है, जो इंपोर्टेबल को प्रोड्यूस करने पे यूज होता है, वो क्या होगा, उसको बेनिफिट होता है, और हेंस
अकॉर्डिंग टू स्टॉल्पर सैमुअल्सन टर्म्स ऑफ ट्रेड डिटेरियोरेट होते हैं। क्लियर? तो जब टर्म्स ऑफ ट्रेड आपके डिटेरियोरेट हो रहे हैं तो आपकी जो OA कर्व है वो आपकी कहां पे शिफ्ट करने वाली है? वो हमारी शिफ्ट करती है कहां पे? राइट वर्ड्स। ठीक है, तो हमारी न्यू कर्व जब डिटेरियोरेशन की बात आएगी तो हम यहाँ पे हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो हम एक्सपोर्टेबल कितना हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट कितना जा रहा है? नाउ हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट जा रहा है, ठीक है, हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट जा रहा है OX2। तो एक्सपोर्ट कितना ज्यादा इंक्रीज कर गया आफ्टर द इम्पोजिशन ऑफ टेरिफ। बट अगर इंपोर्ट की बात करो तो हमारी कंट्री में कंपैरेटिवली पहले कितना आ रहा था? OM1। आप कितना आ रहा है? OM2। अगर बड़ा भी है तो बहुत माइन्यूट सा इंपोर्ट बढ़ा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? आफ्टर टेरिफ हम लोग ज्यादा पे कर रहे हैं, तभी हम लोगों की कंट्री से जो क्वांटिटी एक्सपोर्ट हो रही है वो ज्यादा हो रही है। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे जो न्यू हमारा पॉइंट आया टू, एट दिस पॉइंट टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या हो रहे हैं? डिटेरियोरेट हो रहे हैं। क्लियर? ये किसने बोला? ये कहा स्टॉल्पर सैमुअल्सन ने। बट अब क्या बात होगी? अब मिज़लर पैराडॉक्स आया। मिज़लर पैराडॉक्स ने बोला कि जब भी आप टेरिफ लगाएंगे, टेरिफ लगाने की वजह से क्या होगा? आपके जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो डिटेरियोरेट नहीं होते हैं नॉर्मली। टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होते हैं आपके? नॉर्मली इंप्रूव। और हम जब भी इंप्रूव की बात करेंगे, हमारी जो न्यू ऑफर कर्व है वो कहां पे शिफ्ट करेंगी? वो शिफ्ट करेगी लेफ्टवर्ड। मतलब अब हमारी ऑफर कर्व यहाँ पे आएगी OA1 A2। ठीक है, तो अब हम कहां पे ट्रेड कर रहे हैं? एट पॉइंट C, जहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं? OX3 हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट कितना जा रहा है? OX3। और इंपोर्ट कितना आ रहा है? OM3। एक्सपोर्ट ज्यादा कम हो गया X1 से कंपेयर करिए, बेस पॉइंट से कंपेयर करिए। अब हम क्या कर रहे हैं? हमारी कंट्री से OX1 के कंपैरिजन पे अब कम एक्सपोर्ट जा रहा है, लेकिन इंपोर्ट भी बेशक कम आ रहा है, बट एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट उतना कम नहीं आ रहा। तो एट पॉइंट 3 हमारा टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या हुआ? इंप्रूव हुआ। ये हमें किसने बोला? ये हमें मिज़लर ने बोला। मिज़लर ने क्या बोला? मिज़लर ने बोला तो आपका नॉर्मली क्या होता है? टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव होता है। मिज़लर ने यही बोला। बट मिज़लर ने ये चीज नहीं बोली कि टर्म्स ऑफ ट्रेड हमेशा इंप्रूव होता है। मिज़लर ने कहा कि काफी टाइम्स क्या होता है कि टर्म्स ऑफ ट्रेड डिटेरियोरेट भी हो सकता है। बट डिटेरियोरेट क्यों होता है? उन्होंने कहा, जैसे स्टॉल्पर सैमुअल्सन ने कहा कि प्राइस ऑफ इंपोर्ट, जब भी टेरिफ लगेगा प्राइस ऑफ इंपोर्ट बढ़ेगा। और जब प्राइस ऑफ इंपोर्ट बढ़ता है तो स्टॉल्पर सैमुअल्सन क्या बोलते हैं कि इंपोर्ट की प्रोडक्शन क्या होगी? प्रोडक्शन ऑफ इंपोर्ट्स बढ़ेगी। और प्रोडक्शन ऑफ जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट गुड कर रहे हैं, प्रोडक्शन ऑफ एक्स कमोडिटी क्या होगा? फॉल करेगा। दैट इज एक्सपोर्ट की प्रोडक्शन कम हुई और इंपोर्ट की प्रोडक्शन बढ़ेगी। ये कौन कह रहा था? स्टॉल्पर सैमुअल्सन। बट मिज़लर ने कहा कि ठीक है, हमारा क्या होगा? प्रोडक्शन ऑफ इंपोर्टेबल हम बढ़ाएंगे, क्योंकि हम लोगों को कहीं ना कहीं क्या करना है? जो डोमेस्टिक डिमांड है उसको भी तो कहीं ना कहीं फुलफिल करना है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या बोला? यहाँ पे उन्होंने बोला प्रोडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट सिर्फ तब कम होगी जब क्या होगा? एक्सपोर्ट के प्राइसेस क्या हो जाए? फॉल करे। जब एक्सपोर्ट के प्राइसेस फॉल कर जाए, किससे फॉल कर जाए? लेस देन हो जाए प्राइसेस ऑफ इंपोर्ट से। एट दैट टाइम ओनली यहाँ पे इसकी प्रोडक्शन कम होना स्टार्ट हो जाएगी। नॉर्मली जो इसकी प्रोडक्शन है, एक्सपोर्टेबल गुड की प्रोडक्शन है, वो कम नहीं होती अकॉर्डिंग टू मिज़लर। उन्होंने बोला अगर इस तरीके की पॉसिबिलिटी अराइज होती है इकोनॉमी में, ओनली एट दैट टाइम हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो डिटेरियोरेट होता है। नॉर्मली क्या होता है? टर्म्स ऑफ ट्रेड हमारा क्या होता है? इंप्रूव होता है। क्लियर? ठीक है, ये हमने किसकी बात की? ये हमने बात की इफेक्ट ऑफ टेरिफ ऑन टर्म्स ऑफ ट्रेड। क्लियर? अब मॉडल आंसर देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये पार्ट बता रही हूं, इसका पार्ट पढ़िए। टर्म्स ऑफ ट्रेड रेफर्स टू द refers to the ratio of export price to import price of a commodity, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ इंपोर्ट, और क्वांटिटी इंपोर्टेड डिवाइडेड बाय क्वांटिटी एक्सपोर्टेड। आप कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है, effect of terms tariff on terms of trade. The effect of tariff on terms of trade can be in favor of tariff imposing nation or
इट कैन वर्सन द टर्म्स ऑफ ट्रेड फॉर टेरिफ इंपोजिंग कंट्री, क्योंकि हमने क्या बोला, हमने बोला जब टेरिफ लगेगा तो दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ये नहीं है कि सिर्फ इंप्रूव होगा या डिटेरियोरेट होगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। हमने बोला इफ आफ्टर द टेरिफ इंपोजिशन द ऑफर कर्व ऑफ द नेशन शिफ्ट डाउनवर्ड, जो मैंने आपको बताया था राइट में शिफ्ट होगी, then it means more exports should be offered for lesser imports and hence worsening of terms of trade, that is according to Stolper-Samuelson theorem. But according to Misler paradox, ठीक है, imposition, tariff imposition normally shifts the offer curves upward, thereby improving the terms of trade for the tariff imposing nation. However, according to Misler, if tariff leads to fall in price of exportable on only then terms of trade deteriorates. क्लियर हुआ यहाँ तक? और फिर हमने ये आप लोगों को डायग्राम बनानी है, जहां पे हमने क्या बोला, ये डायग्राम वही है जो हमने थोड़ी देर पहले ड्रॉ की थी। देखिए यहाँ पे क्या है, ये मैंने पहले बनाई हुई है। जैसे मैंने क्या किया था, वहां पे इसको जो शिफ्ट कर रही थी उसको मैंने ए कंट्री किया था, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है। आप बी की जगह अगर ए लिखेंगे, ए की जगह यहाँ पे बी करेंगे, ठीक है, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ। आप बी के साथ भी पूरा समझा सकते हैं। हमने बोला कि हमारी जो ए कंट्री है वो क्या कर रही है, वो टेरिफ इंपोज कर रही है। आप बोल सकते हैं कि हम यहाँ पे दो कंट्रीज की बात कर रहे हैं जो आपस में ट्रेड कर रही है, बाइलेटरल ट्रेड हो रहा है, ए एंड बी। और यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है वो हमारा क्या बता रही है, कंट्री बी का इंपोर्टेबल, और वाई एक्सिस हमारा क्या बता रही है, कंट्री ए का इंपोर्टेबल, ठीक है। और या आप लिख सकते हैं ए इज एक्सपोर्टेबल, इस तरीके से आप डायग्राम समझा सकते हैं। हमने थोड़ी देर पहले ही डिटेल डिस्कशन किया है इसका, ठीक है। अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ कोटा ऑन टर्म्स ऑफ रेट, वो हम यहीं से डायरेक्टली समझते हैं। देखिए कोटा आप लोगों को पहले ही मैंने बताया, कोटा इज व्हाट, कोटा इज अ डायरेक्ट लिमिटेशन ऑन द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट्स परमिटेड इन द कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली गवर्नमेंट बोलेगी कि आपको कितने यूनिट्स अलाउ कर रही है गवर्नमेंट टू इंपोर्ट इन द कंट्री। क्लियर? तो देखिए जब कोटा लगेगा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपको गवर्नमेंट क्या बोल रही है, गवर्नमेंट इज सेइंग कि आप दिस मच ऑफ इंपोर्ट्स ही कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने आपको बोला 500 यूनिट्स, हम आपको अलाउ कर रहे हैं 500 यूनिट्स ऑफ इंपोर्ट्स। अब फिगर में देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमने वाई एक्सिस पे स्टील लिया और एक्स एक्सिस पे क्लॉथ लिया। अगर आप डायग्राम ध्यान से देखिए तो यहाँ पे ओ ए का, आप लोग मुझे बताइए ओ ए के लिए इंपोर्ट क्या होगा, ओ ए सॉरी कंट्री ए के लिए इंपोर्ट क्या होगा, स्टील क्या होगा, इंपोर्ट फॉर कंट्री ए, और क्लॉथ क्या होगा, इंपोर्ट फॉर कंट्री बी। जब हमने बोला कि गवर्नमेंट ने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल आपके ऊपर कोटा लगा दिया, इसका मतलब उन्होंने फिक्स कर दिया आप इतना ही इंपोर्ट कर सकते हो, यही मतलब है कोटा का। तो देखिए जब हम गवर्नमेंट ने कोटा लगा दिया, फॉर एग्जाम्पल कंट्री ए की गवर्नमेंट है, उसने बोला कि आप क्या कर सकते हो, दिस मच ऑफ स्टील, ठीक है, 500 टन ऑफ स्टील ही आप इंपोर्ट कर सकते हो। और जो हमारा ओ एस है, ओ एस हमारा क्या है, फॉर एग्जाम्पल 500 टन ऑफ स्टील। तो गवर्नमेंट ने बोला कि आप इतना ही इंपोर्ट कर सकते हो। तो देखिए 500 टन कहाँ पे आ रहा है, या तो अगर आप P1 पे ट्रेड कर रहे हो तब भी क्या आ रहा है, 500 टन ऑफ स्टील आप इंपोर्ट कर रहे हो। अगर आप P2 पे ट्रेड कर रहे हो एट दैट टाइम तब भी क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं, 500 टन ऑफ स्टील ही इंपोर्ट कर रहे हैं। क्लियर? तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास दो पॉइंट्स ऑफ एक्सचेंज हो सकते हैं, पॉसिबल है। नंबर 1 इज द P1 पॉइंट एंड नंबर 2 इज द P2 पॉइंट। जब हम अगर कंट्री आफ्टर कोटा P1 पे ट्रेड करती है तो क्या होगा, उसका जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो क्या होगा, उसका टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होने वाला है, इंप्रूव होगा, ठीक है। एट P1 टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होगा, इंप्रूव, और P2 पे क्या होगा, टर्म्स ऑफ ट्रेड डिटोरेट होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जब कोटा लगेगा तो इट डिपेंड्स अपॉन द पॉइंट ऑफ एक्सचेंज कि आपके जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो इंप्रूव करेंगे या नहीं करेंगे। क्लियर?
अब छोटा सा पॉइंट्स हैं तो प्लीज नोट डाउन। इफेक्ट ऑफ कोटा ऑन टर्म्स ऑफ ट्रेड डिपेंड्स अपॉन द पॉइंट ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, जब भी आप आंसर लिखे तो ट्राई टू इनकलकेट दीज वर्ड्स। ठीक है, तो आप लिखिए डिपेंड्स अपॉन द पॉइंट ऑफ एक्सचेंज। इट कैन बी शोन थ्रू फिगर। इन द फिगर OS इज द अमाउंट ऑफ स्टील इंपोर्टेड अंडर कोटा. If this steel is exchanged for OM of cloth that is exportable, then point of exchange will be P1 and hence terms of trade improve for the country. But if steel is exchanged for ON of cloth that is more exportable, then point of exchange takes place at P2 and terms of trade deteriorates for the economy. Clear? तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। इस पे अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग लिखिए। सॉरी, एक पार्ट बच गया। क्या था? एडवांटेजेस ऑफ कोटा ओवर टेरिफ इन द प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग खुद भी रीड कर लिए, एक बार रीड कर लेते हैं। नंबर 1, ग्रेटर सर्टेनिटी। कोटा के बाद आपको डायरेक्टली क्या पता चल रहा है कि आपकी कंट्री पे कितने यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी इंपोर्ट होगा, यही पता चल रहा है। तो अगर आपको डायरेक्टली पता चल गया कि आपकी कंट्री पे कितना इंपोर्ट हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, हमारे पास सर्टेनिटी है। ठीक है, पूरा पॉइंट पढ़िए। Quota set a firm limit on the quantity of imports, while tariff does not. Number 2, targeted focus. हम लोग क्या कर सकते हैं, कोटा के थ्रू हम लोग बोल सकते हैं कि हमें कहाँ पे कितना, हमें किस कंट्री से कितना इंपोर्ट करना है। जैसे मैंने आप लोगों को क्या बताया था, कोटा वाली क्लास अगर आपको याद होगी, तो कोटा में हमने क्या किया था, टाइप्स ऑफ कोटा पढ़ा था। टाइप्स ऑफ कोटा में हमने एलोकेटेड कोटा की बात की, हमने बाइलेटरल कोटा की बात की। तो वहां पे हमने क्या बोला, किस कंट्री से हम कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, वहां पे हम ये चीज स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसी तरीके से क्या बात कर रहे हैं, टारगेटेड फोकस। तो एलोकेटेड कोटा, बाइलेटरल कोटा, ये चीजें आप मेंशन करिए। ठीक है, बट टेरिफ आर ऑफन अप्लाइड अक्रॉस द बोर्ड अफेक्टिंग ऑल इंपोर्ट्स इक्वली। क्योंकि जब टेरिफ लगाया जाता है, हम ये नहीं बोलते कि हम कौन सी कंट्री के ऊपर टेरिफ लगा रहे हैं नॉर्मली। ठीक है, हम बोलते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे अगर आप लोग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, हम बोलते हैं, बट टेरिफ के टाइम इतना आसान नहीं होता है। नंबर 3, पोटेंशियल फॉर रेवेन्यू जनरेशन। कोटा के टाइम क्या हो सकता है, लाइसेंस ऑक्शन किए जा सकते हैं। तो गवर्नमेंट को क्या हो सकता है, गवर्नमेंट के पास एक पॉसिबिलिटी है टू अर्न मोर देन टेरिफ। तो लेकिन टेरिफ में क्या है, फिक्स, जितना टेरिफ लगाया उतना ही आप लोगों को क्या मिलेगा, उतना ही गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा। नंबर 4, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। आपने कोटा तो लगा दिया, बट कोटा की वजह से क्या हो सकता है कि हमें, हो सकता है कोई कंट्री हमें क्या कर रही है, सस्ते में इंपोर्ट कर रही है। तो उसके बाद क्या होता है, लेकिन उस कंट्री में इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स को ध्यान में नहीं रखा जाता। जब हमने बोला उस कंट्री के अंदर इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स को ध्यान में नहीं रखा जा रहा, तो उस समय क्या हम बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल टॉयज की बात करें, हमने टॉय इंपोर्ट किया, लेकिन जो टॉय था वो इन्वायरमेंटली बेटर स्टैंडर्ड्स के थ्रू नहीं बनाया जा रहा, उसमें जो मटेरियल यूज किया जा रहा है वो बहुत डिग्रेडेड है। जब टॉयज बने, बच्चा क्या करेगा, बच्चा तो मुंह में लेगा टॉयज, तो बच्चे की हेल्थ इफेक्ट होगी। हमारे यहाँ पे आफ्टर द यूज ऑफ दैट टॉय, टॉय क्या होने वाला, टॉय बच्चा फेंक देगा। बैलून इंपोर्ट किया, बैलून फेंका, तो जो हमारे यहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, वो भी डिग्रेड होगा। तो कहने का मतलब है कोटा की वजह से कई टाइम क्या होता है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का ध्यान नहीं रखा जाता। क्लियर? अब आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट है, वो क्या है, डिस्कस द ड्रॉबैक ऑफ कोटा ओवर टेरिफ। तो आप लोग ये वाली जो डिस्कस द ड्रॉबैक ऑफ कोटा ओवर टेरिफ है, ये आप लोग लिखिए, टेलीग्राम चैनल पे शेयर करिए। इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी, साथ में कमेंट बॉक्स में भी आपको इसका लिंक प्रोवाइड मिल जाएगा। तो प्लीज आप लोग ड्रॉबैक्स लिखिए, अपने नोट्स भी तैयार करिए और यहाँ पे टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी शेयर करिए। अब हम 2018 वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, अ कोटा ऑन इंपोर्ट एंड an equal import tariff are equivalent in a competitive market but not under monopoly। तो यहाँ पे क्या बात की जा रही है, हम क्या करेंगे, देखिए हमने क्या करना है, एक हमारे पास है कॉम्पिटिटिव मार्केट और एक हमारे पास है यहाँ पे मोनोपोली। यहाँ पे आपसे एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, अगर हम इस मार्केट की बात करें, मोनोपोली भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, एग्जामिनर आपसे पूछने की कोशिश कर रहा है कि अगर हम फॉर एग्जांपल कॉम्पिटिटिव मार्केट की बात करें, यहाँ पे हम क्या करते हैं
किसी प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ इंपोज करते हैं। जब हम टैरिफ इंपोज करेंगे तब क्या होगा, तब रिजल्ट होगा उसका प्राइस राइज, और जब भी प्राइस राइज होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा, फॉल करेगा, यही करेगा। और हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमारा क्या होता है, टैरिफ के बाद इंपोर्ट्स भी फॉल करते हैं, यही होता है। ठीक है, हमारा इस तरीके से मैकेनिज्म काम करता है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल हम लोग पहले क्या कर रहे थे, हम लोग पहले कर रहे थे 50 यूनिट्स ऑफ अ कॉमोडिटी इंपोर्ट कर रहे थे अंडर फ्री ट्रेड, लेकिन जब हमने टैरिफ लगाया, ये जो 50 यूनिट्स ऑफ इंपोर्टेड कॉमोडिटी थी, अब उसका जो अमाउंट था वो रिड्यूस होके कितना हो गया, लेट्स से 30 हो गया। नाउ इंपोर्ट्स टर्न टू बी 30। अब एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है अगर हम टैरिफ लगाएं, ठीक है, और और अगर इतना ही इंपोर्ट कोटा लगाए, इतना ही इंपोर्ट कोटा लगाने का मतलब क्या है कि अब जो आपको गवर्नमेंट इस तरीके से कोई पॉलिसी फ्रेम करे कि जो परमिशन है टू इंपोर्ट, नाउ आप कितना इंपोर्ट कर पाओ, 30 यूनिट्स ही इंपोर्ट कर पाओ। तो दोनों का इंपैक्ट, इस कोटा का इंपैक्ट और उस टैरिफ का इंपैक्ट जिसकी वजह से आपका इंपोर्ट कितना रिस्ट्रिक्ट हो गया टू 30 यूनिट्स, इन दोनों का इंपैक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में हमें क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, इक्विवेलेंट है। बट जो मोनोपोली है, मोनोपोली में जो टैरिफ की वजह से इंपैक्ट आ रहा है और इक्विवेलेंट इंपोर्ट कोटा की वजह से जो इंपैक्ट आ रहा है, दे आर नॉट सेम। समझ आया क्वेश्चन? एक और बार समझने की कोशिश करते हैं कि हमने क्या किया, हमने टैरिफ और कोटा इंपोज किया, एक बार कॉम्पिटिटिव मार्केट में, एक बार मोनोपोली मार्केट के अंदर। लेकिन जो हमारा इंपोर्ट कोटा और जो हमारा इंपोर्ट टैरिफ, वो क्या है, उनका जो क्वांटिटी के ऊपर इंपैक्ट आ रहा है क्या है, सॉरी, वो क्या है, एक जैसा है। जैसे लेट्स से टैरिफ इंपोज किया, टैरिफ इंपोज करने से क्या होगा, प्राइस राइज होगा, प्राइस राइज के बाद क्या हुआ, प्राइस राइज होने की वजह से क्या होगा, क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, साइमल्टेनियसली क्या होने वाला है, इंपोर्ट, जो इंपोर्ट हम कर रहे हैं फॉरेन कंट्री से, वो भी क्या हो जाएगा, वो भी रिड्यूस हो जाएगा। लेट्स से टैरिफ की वजह से क्या हुआ, 30 यूनिट्स अब हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और एग्जामिनर कह रहा है कि जो ये टैरिफ का इंपैक्ट है और इसी के बराबर हम लोगों ने क्या किया, एक इंपोर्ट कोटा भी लगाया फॉर, अगर अलग से, अगर हम फॉर एग्जाम्पल टैरिफ की वजह से भी 30 यूनिट्स ही इंपोर्ट कर रहे थे, और अगर हम टैरिफ की जगह क्या करें, इंपोर्ट कोटा लगाएं, और इंपोर्ट कोटा कितना लगा रहे हैं, इंपोर्ट गवर्नमेंट इज परमिटिंग द इंपोर्टर टू इंपोर्ट ओनली 30 यूनिट्स, तो दोनों बराबर है। तो एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि जो इसका इंपैक्ट आएगा वो कॉम्पिटिटिव मार्केट में क्या आएगा, चाहे आप टैरिफ लगाए, चाहे आप इसके बराबर का कोटा लगाए, इंपैक्ट इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट आपको क्या मिलने वाला है, सेम मिलने वाला है। लेकिन अगर हम मोनोपोली की बात करें तो इंपैक्ट हमें क्या मिलेगा, हमें इंपैक्ट फर्क मिलेगा दोनों में, टैरिफ इज नॉट इक्वल टू कोटा। क्लियर? अब हम इसका मॉडल आंसर देखेंगे। यहाँ पे हमें दो पार्ट में देखना है, नंबर 1 इज फॉर द कॉम्पिटिटिव मार्केट एंड नंबर 2 इज फॉर द मोनोपोली मार्केट। देखिए सबसे पहले तो आप लोग क्या करोगे, आप कोटा की और इंपोर्ट टैरिफ की डेफिनेशन देंगे। ठीक है, इंट्रो हमारी क्या रहने वाली है, लेट्स सी। Quota is a direct limitation of the physical quantity of imports permitted in the country, whereas import tariff is a tax or duty levied on the imports. Clear? ये वही डेफिनेशन है जो हम बार बार पढ़ रहे हैं। अब देखिए पहला पार्ट, दैट इज कोटा एंड टैरिफ अंडर कॉम्पिटिटिव मार्केट। इसका जो लेसन है यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, ये हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, तो ये वाली वीडियो देखिए, ये आपको इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स प्लेलिस्ट में आपको इजीली मिल जाएगी। इंपोर्ट कोटा पे लेक्चर है, तो प्लीज वहां पे देखिए, वहां पे मैंने आप लोगों के साथ ये कंप्लीट डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो अब इसको लिखना कैसे है वो देख लेते हैं। ठीक है, ये वाली डायग्राम है, ये भी मैंने आप लोगों के साथ उसी लेक्चर पे डिस्कस की हुई है, तो आई होप आप लोगों ने, जिन्होंने देखा है उनको क्लियर है, और जिन्होंने नहीं देखा है तो प्लीज जाइए, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी, और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लेक्चर का जो लिंक है वो आपको दिया जाएगा। अब आप लोगों को कैसे लिखना है देखिए, सपोज जो अभी मैंने आप लोगों को डायग्राम बताई उसी के थ्रू हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सपोज अंडर फ्री ट्रेड वर्ल्ड प्राइस वाज सेट एट $1
And if a tariff equivalent to $1 is imposed, then the price of the good becomes $2. At this new price, domestic producer will produce 20 units of goods instead of 10 units, and domestic consumers will consume 50 units instead of 70 units, and hence 30 units will be imported. Now assumes that if government set a quota limit of 30 units, then it will increase price of the commodity to $2 from $1. Hence, under competitive market effect of import quota and import tariff will be same. ये चीज मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस की हुई है, तो प्लीज वॉच दैट लेक्चर, तभी आप लोगों को समझ आएगा. अब हम बात करेंगे कोटा एंड टेरिफ अंडर मोनोपोली. तो सबसे पहले आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होने चाहिए. देखिए, अब सबसे पहले तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि अब हम जो मार्केट स्ट्रक्चर की बात करें, दैट इज नॉट अ कॉम्पिटिटिव मार्केट. अब मार्केट कैसी है? मोनोपोली. जब हमने बोला कि मार्केट हमारी मोनोपोली है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास सेलर है डोमेस्टिक इकोनॉमी में, जो इसका सेलर है वो क्या है? वो एक ही बंदा है. ठीक है, या हो सकता है जो इंपोर्टर है, जो मेजर सेलर है, वो एक ही बंदा है आपका इंपोर्टर. तो जब आप लोगों ने देखा कि मोनोपोली इज अ मार्केट स्ट्रक्चर जहां पे हमारे पास एक ही सेलर है, इसका मतलब उसके पास बहुत ज्यादा पावर्स है टू कंट्रोल प्राइस एंड क्वांटिटी. तो हम क्या बोलेंगे? सेलर हैज ह्यूज पावर्स टू कंट्रोल प्राइस एंड क्वांटिटी. ये चीज आप लोग समझते हैं सारे? या जैसे हम इकोनॉमिक्स में काफी बार क्या बोलते हैं कि मोनोपोलिस्ट क्या है? ही इज अ प्राइस मेकर. जो प्राइस मोनोपोलिस्ट सेट करना चाहे, वो उसके पास इतनी परमिशन है इकोनॉमी में कि वो प्राइस सेट कर सकता है. क्लियर? तो देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को प्राइस मेकर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. नंबर 2, अब देखिए, जब हमने मोनोपोलिस्ट को कह दिया कि ही इज अ प्राइस टेकर, और उसका काम क्या है? ही वांट्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स. एक तो वो प्राइस मेकर है, दूसरा वो क्या है? वो चाहता है कि मैं क्या करूं? ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स को क्या करूं? मैक्सिमाइज करूं. तो वो क्या करेगा? वो कोटा और टेरिफ को कि दोनों पॉलिसीज को इस तरीके से यूज करेगा ताकि अल्टीमेटली वो क्या कर पाए? अल्टीमेटली वो प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर पाए. देखिए, जब हमने बोला कोटा, कोटा की वजह से क्या करेगी गवर्नमेंट? गवर्नमेंट इज रिस्ट्रिक्टिंग व्हाट? क्वांटिटी. गवर्नमेंट क्या कर रही है? रिस्ट्रिक्ट कर रही है क्वांटिटी. तो इस समय अगर हम मोनोपोलिस्ट की बात करें, जो अभी हमारे केस में क्या है? सेलर तो है, सेलर के साथ साथ क्या है? वो इंपोर्टर भी है. ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट इज रिस्ट्रिक्टिंग क्वांटिटी. इसका मतलब क्या है? गवर्नमेंट ने बोला फॉर एग्जाम्पल कि आप क्या कर सकते हैं? आप किसी कोई पेन मंगवा रहे हैं, उसके आप 500 यूनिट्स ही मंगवा पा रहे हैं. ठीक है, लेकिन यहाँ पे मोनोपोलिस्ट जितना मर्जी चाहे, मोनोपोलिस्ट क्या करेगा? क्वांटिटी को ऑल्टर नहीं कर सकता है. जब कोटा के टाइम हमने बोला कि क्वांटिटी रिस्ट्रिक्ट होगी, और यहाँ पे जैसे ही मैंने आपको बताया कि मोनोपोलिस्ट जो है वो क्या करेगा? वो आपके क्वांटिटी को ऑल्टर नहीं कर सकता, क्वांटिटी को बढ़ा नहीं सकता, वो ज्यादा सेल्स नहीं कर सकता. बट अगर हम बोल रहे हैं कि वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहता है, तो वो क्या करेगा? वो टारगेट करेगा किसको? प्राइस को. तो यहाँ पे वो क्या कर सकता है? मोनोपोलिस्ट प्राइस को राइज कर सकता है बाय क्रिएटिंग स्कार्सिटी इन द इकोनॉमी. वो क्या कर सकता है? वो यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर स्कार्सिटी जैसी सिचुएशन को एराइज कर सकता है. बट जब हम बात कर रहे हैं टेरिफ की, टेरिफ में क्या होगा? टेरिफ लगाया, प्राइस राइज होगा. देखिए, जब प्राइस राइज होता है इकोनॉमी के अंदर, तो क्या होगा? कहीं ना कहीं क्वांटिटी डिमांडेड कम करेंगे, लोग क्वांटिटी डिमांडेड कम करेंगे. तो यहाँ पे भी मोनोपोलिस्ट के पास दो ऑप्शन है. बिकॉज ही वांट्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, तो वो क्या करेगा? वो देखेगा कि क्या मेरे बहुत ज्यादा जो कंज्यूमर्स है वो लॉस हो रहे हैं. अगर उसको लगेगा बहुत ज्यादा कंज्यूमर्स लॉस हो रहे हैं,
तो मोनोपोलिस्ट क्या कर सकता है? ही कैन कंट्रोल प्राइसेस, कैन कंट्रोल प्राइस, या तो वो प्राइस को कम भी कर सकता है। अगर वो प्राइस को कम करेगा तो अल्टीमेटली क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्लियर? क्या वो क्या कर सकता है? प्राइस बढ़ा भी सकता है। ठीक है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द पॉलिसीज ऑफ द मोनोपोलिस्ट कि वो क्या चाहता है, वो कैसे टारगेट करना चाहता है अपने कंज्यूमर को, वो मैटर करेगा। तो आप लोगों को क्या याद रखना है कि जब हम मोनोपोलिस्ट के केस में कोटा की बात करेंगे, उसको पता है कि क्वांटिटी कम है, लेकिन यहाँ पे जो कंज्यूमर्स है वो तो मेरे पास ऑलरेडी अभी है, ठीक है, क्योंकि स्कार्सिटी जैसी सिचुएशन है। तो वो अंडर कोटा इस स्कार्सिटी सिचुएशन का क्या कर सकता है? बेनिफिट उठा सकता है, और बेनिफिट उठाने से वो और स्कार्सिटी जैसी प्रॉब्लम मार्केट के अंदर क्रिएट कर सकता है। बट टैरिफ में वो क्या करेगा? रादर देन टारगेटिंग क्वांटिटी, ही ट्राइज टू टारगेट द प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी। ठीक है, अब हम इसको एक डायग्राम से समझना ध्यान से। देखिए, देखिए यहाँ पे हमारी इनिशियली D1 इज द डिमांड कर्व, MR1 इज द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, और हम एज्यूम करेंगे कि हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट रहने वाली है वो कांस्टेंट रहने वाली है, बाय कांस्टेंट, ताकि जो हमारा एनालिसिस हो सके वो क्या हो? सिंपल हो सके। तो हमने बोला PW क्या है? वर्ल्ड प्राइस लेवल है इस समय। तो जब तक हमने टेरिफ नहीं लगाया, एट दैट टाइम हम यहाँ पे है इस कर्व पे, जहां पे PW क्या है? वर्ल्ड प्राइस लेवल, और डोमेस्टिक प्राइस हमारा PW नहीं है, क्योंकि मोनोपोलिस्ट क्या है? मोनोपोलिस्ट इज नॉट अ प्राइस टेकर, इज अ प्राइस मेकर इन द इकोनॉमी, क्योंकि मोनोपोली है ना P1। तो डोमेस्टिक प्राइस वाज P1 और वर्ल्ड प्राइस लेवल क्या है? PW। क्लियर? अब हम क्या बोल रहे हैं कि टेरिफ इंपोज होगा। जब टेरिफ इंपोज होगा, लेट्स से टी, टी वाज द अमाउंट ऑफ टेरिफ, तो अब जो प्राइस आएगा वर्ल्ड लेवल पे, जो इंपोर्टेड कमोडिटी का प्राइस आने वाला है, दैट इज PW प्लस टी। और इस समय जब ये प्राइस है, एट दैट टाइम डोमेस्टिक प्राइस क्या हो जाएगा? P2। देखिए, अब हम ये देखते हैं कि इस समय अब हम कितना इंपोर्ट कर रहे हैं आफ्टर द इम्पोजिशन ऑफ टेरिफ। आफ्टर द इम्पोजिशन ऑफ टेरिफ हमारी डिमांड कर्व कहाँ पे है? यहाँ पे। अगर हम आफ्टर द इम्पोजिशन, हमारी टोटल डिमांड कितनी है इकोनॉमी में? OQ3 टोटल डिमांड है। आउट ऑफ दिस हम कितना खुद बना रहे हैं? OQ1 हम खुद बना रहे हैं, और जो रिमेनिंग है दैट इज Q1 Q3, ये कहाँ से हम ला रहे हैं? बाहर से, दैट इज द इम्पोर्टेड वन। तो इसका मतलब हमारा आफ्टर टेरिफ हम कितना इंपोर्ट कर रहे हैं? इंपोर्ट हम कर रहे हैं Q1 Q3। ये तो हमने बात कर दी टेरिफ की। अगर अब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि अगर Q1 Q3 जितना ही क्या इंपोज किया जाए? कोटा इंपोज किया जाए। फॉर एग्जाम्पल Q1 Q3 क्या है? Q1 Q3 की वैल्यू हमारे पास है 30। ठीक है, 30 इज द वैल्यू ऑफ Q1 Q3 इन द इकोनॉमी। और हम बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट कोटा इंपोज कर रही है, और कोटा भी कितना है कि आफ्टर कोटा आप कितना इंपोर्ट कर पाओगे? 30। लेट से कुछ भी वैल्यू हो सकती है इसकी। और जब हमने बोला कि मोनोपोलिस्ट है, तो मोनोपोलिस्ट क्या क्रिएट कर रहा है? मोनोपोलिस्ट इज ट्राइंग टू क्रिएट स्कार्सिटी इन द इकोनॉमी। जब भी मोनोपोलिस्ट स्कार्सिटी क्रिएट करेगा, रिजल्ट क्या होने वाला है? डिमांड को बैकवर्ड शिफ्ट होगी, नंबर वन। डिमांड स्कार्सिटी के बाद प्राइस क्या होगा? प्राइस भी ज्यादा इंक्रीज होगा एज कंपेयर टू टेरिफ, क्योंकि टेरिफ के टाइम तो कोई भी स्कार्सिटी नहीं थी इकोनॉमी में। बट अब अगर स्कार्सिटी है तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे प्राइस भी ज्यादा इंक्रीज होगा एज कंपेयर टू टेरिफ। तो डिमांड कर्व को हम शिफ्ट कर रहे हैं बैकवर्ड, और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व भी हमारी कहाँ शिफ्ट होगी? बैकवर्ड।
ठीक है। नाउ हमने एज्यूम किया D2 हमारी न्यू डिमांड कर्व है और MR2 हमारी क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। ठीक है। और अब देखिए, अब हमारा प्राइस क्या है इकोनॉमी में, प्राइस इज P3। ठीक है। तो हमारा प्राइस राइज हुआ। अब हम देखेंगे हमने क्या करना था, हमें कोटा 30 ही हमें इंपोर्ट करना था। देखिए मैंने कैसे किया, ये तो मैंने आप लोगों को ऐसे समझाया। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको मार्किंग करी 10 20 30 40 50 60, जब हमने टेरिफ लगाया हमारा इंपोर्ट कितना था, Q1 Q3। Q1 हमारा है 20, Q3 है हमारा 50। इसका मतलब 50 माइनस 20, हम 30 इंपोर्ट कर रहे थे। और कोटा के बाद आप इंपोर्ट देखिए क्या हमने 30 किया है। कोटा लगाने के बाद हम कहा आगे, Q5 और Q6। हमारा इंपोर्ट कितना है, Q6 Q5। Q6 हमारा क्या है 40, Q5 हमारा क्या है 10। तो देखिए मैंने आपको जो एग्जांपल बताई उसमें मैंने अपना जो इंपोर्ट रखा है वो मैंने सेट किया हुआ है 30 पे। तो इंपोर्ट कोटा और जो टैरिफ के बाद क्वांटिटी रिस्ट्रिक्ट हुई वो सेम है, पहली बात। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे इंपोर्ट कोटा और जो हमारा टैरिफ है दैट इज इक्विवेलेंट। बट मोनोपोली और उस पे क्या फर्क देखने को मिला, जो हमारा मोनोपोली है वहां पे आपको प्राइस राइज देखने को मिला। बट जो हमारा कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी थी वहां पे वो इक्विवेलेंट थी, बट मोनोपोली पे नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन था कि क्या वो मोनोपोली पे भी इक्विवेलेंट है या नहीं। ठीक है, आई होप ये डायग्राम आपको समझ आई हो। अब यहाँ पे आप लोगों के साथ मैं एक पॉइंट शेयर करना चाहती हूँ, जब आप डायग्राम बनाएंगे आपको क्या ध्यान में रखना है। देखिए ये वाला जो हमारा पॉइंट है जहां पे MR2 मार्जिनल कॉस्ट को इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, यहीं से हमारा प्राइस राइज भी दिखेगा। दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट इन द इकोनॉमी। इस पॉइंट के बिल्कुल, ठीक है, P2 के ऊपर आपका पॉइंट आना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं होगा तो ये भी हो सकता है आपका जो इंपोर्ट निकलेगा ना वो क्या होगा, वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू प्रीवियस वन। तो स्कार्सिटी नहीं होगी, तो इसका मतलब कई बार क्या होता है आपकी आपकी जो न्यू कर्व है वो यहाँ पे ना आ जाए, तो वो रिजल्ट आपको नहीं देगा। आप प्लीज डायग्राम में इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखें। अब इसका मॉडल आंसर देखते हैं। प्लीज रीड द मॉडल आंसर। Under the free trade situation, world price level was set at PW. If assume that a tariff of amount T is imposed, as a result, price of the imported commodity rises to PW plus T, and the domestic price level rises from P1 to P2. At this point, quantity imported is equal to 30 units. Now, if the import quota of 30 units is imposed, in that case, the demand curve of the monopolist shift backward from D1 to D2, and marginal revenue curve shift from MR1 to MR2. Now, monopolist will produce at point E and will charge a higher price P3. P3 is greater than P2. Thus, quota will lead to higher price than tariff. Thus, a quota and an equal import tariff are equivalent in a competitive market but not under monopoly. ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग ये डायग्राम बनाएंगे और यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट है इसको पॉइंट E मार्क कर देना। ठीक है, तो दिस इज द डायग्राम। तो आई होप अभी तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अगर फिर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज शेयर योर प्रॉब्लम्स इन द कमेंट बॉक्स। और आप टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़िए ताकि जितनी ज्यादा न्यू लेक्चर्स हैं आप लोगों को सबकी अपडेट मिले। उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स पे भी मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।